बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ग्रिफ़िथ की बुक जो है उसकी 4th एडिशन का 9.3.2 और टॉपिक का नाम है रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन एट नॉर्मल इंसिडेंट्स। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास दो मीडियम है, ये मीडियम नंबर 1 है और ये है मीडियम नंबर 2। मीडियम नंबर 1 जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 मान लेते हैं और मीडियम नंबर 1 में जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी उसे हम v1 मान लेंगे। 2 के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 और जो स्पीड होगी वो हम v2 मान लेंगे। अब वेवलेंथ जो है इसमें लैम्डा 1 कह सकते हैं और इसमें वेवलेंथ जो है वो लैम्डा 2 कह सकते हैं। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ओमेगा और यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी जो है वो ओमेगा है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाती हैं तो उनकी स्पीड और वेवलेंथ ये चेंज हो जाती हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है ये चेंज नहीं होती ड्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इसका जनरल फार्मूला N=C/V है। अब v अगर इस साइड पे आ जाए तो ये आपके पास C/N है। अगर मीडियम 1 है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, स्पीड 1, और अगर मीडियम 2 है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 तो स्पीड जो है वो v2 और इक्वल हो जाएगा C/N2। c जो है ये स्पीड ऑफ लाइट है जिसकी वैल्यू आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जो कि फिक्स है। लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज होगा, मीडियम के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमने डिस्कशन ये करनी है कि एक वेव एक मीडियम के साथ टकराती है, यानी ये मीडियम की बाउंड्री है, इस बाउंड्री के साथ टकराती है। टकराने के बाद उसका कितना हिस्सा जो है वो वापस आ जाता है, रिफ्लेक्शन हो जाती है, और कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट हो जाती है। आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद होती है और उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद होती है। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको कंसीडर कर लेते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे हम कंसीडर कर लेते हैं अलोंग वाई एक्सिस। और इस वक्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है इस मीडियम में ट्रैवल करती हुई इस बाउंड्री के साथ टकराती है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस बाउंड्री के साथ टकराएगी तो टकराने के बाद ये वेव ऐसे वापस आएगी। जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है इस मीडियम से टकराने के लिए, इस मीडियम की बाउंड्री से टकराने के लिए, तो उस वक्त उसकी जो प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है वो हम मान लेते हैं कि पॉजिटिव जी डायरेक्शन की तरफ है। और जब टकरा के वापस आएगी तो उस वक्त उसकी जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव जी डायरेक्शन में हो जाएगी, क्योंकि हमने ये एक लाइन जो है इसको मान लिया कि ये जी एक्सिस है और ये लाइन हमने एक्स एक्सिस जो है इसको मान लिया है। तो ये लाइन हमारे पास एक्स एक्सिस हो गई और ये लाइन हमारे पास जी एक्सिस हो गई। यहाँ पर हमने जो बात करनी है वो बात ये करनी है कि नॉर्मल इंसिडेंस होगा हमारे पास, यानी किसी किस्म का यहाँ पर कोई और एंगल नहीं बनेगा। परपेंडिकुलरली जाके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इस मीडियम की बाउंड्री के साथ टकराएंगी और उसका कुछ हिस्सा ट्रांसमिट होगा सेकंड मीडियम में और कुछ हिस्सा जो है वो वापस आ जाएगा। तो क्वेश्चन बेसिकली हमने ये करना है सॉल्व कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ से टकरा के वापस आती है तो उसका रिफ्लेक्शन फैक्टर और उसका ट्रांसमिशन फैक्टर वो कितना है, और ये साथ में प्रूव करना है कि R+T=1, साथ में ये प्रूव करना है। अब यहाँ पर इस टॉपिक को समझने से पहले हम ये बात मान लेते हैं, जानते हैं कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है या बाउंड्री के साथ टकराती है, टकरा के जब वापस आएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है, मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है। जब टकरा के वापस आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड दोनों में से कोई एक फैक्टर फ्लिप कर जाएगा, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टकराएगी और जब वापस आएगी तो अगर उसका मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है तो टकराने के बाद जब वापस आएगी तो उसका मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में नहीं होगा बल्कि नेगेटिव वाई डायरेक्शन में चला जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में रहेगी।
अगर हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टकराती है, टकरा के वापस आती है, मैग्नेटिक फील्ड हम कहते हैं जी हमने वाई में ही रखना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो एक्स पॉजिटिव की तरफ था, वो किस में चला जाएगा, एक्स नेगेटिव की तरफ चला जाएगा। तो ये आपने बात जहन में रखनी है। जब रिफ्लेक्शन होगी, रिफ्लेक्शन के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में से कोई एक कंपोनेंट जो है वो क्या कर जाएगा, इन्वर्ट कर जाएगा। अब जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाउंड्री के साथ टकराती हैं, टकरा के दूसरे मीडियम में जाती है, तो जैसे ही वो दूसरे मीडियम में जाएंगी, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है उसमें किसी किस्म का फ्लिप देखने को नहीं मिलेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फर्स्ट मीडियम में पॉजिटिव एक्स की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव वाई की तरफ है, तो जब ट्रांसमिशन होगी तो उसमें भी सेम ऐसा ही होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स की तरफ है और जो मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव वाई की तरफ है वो सेम रहते हैं। रिफ्लेक्शन में फ्लिप होगा एक कंपोनेंट दोनों में से, लेकिन ट्रांसमिशन में कोई भी फैक्टर जो है वो फ्लिप नहीं होगा। अब ये बातें आपको पहले पता होनी चाहिए, तभी आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आएगा। अब हमारे पास जो यहाँ पर डाटा दिया गया है उसमें ये बता दिया गया है कि मान लेते हैं कि जो वेव है आपकी वो प्रोपेगेट कर रही है किस डायरेक्शन में, जी डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस डायरेक्शन में है, वो है एक्स डायरेक्शन में, यानी एक्स एक्सिस की तरफ, और फ्रीक्वेंसी उसकी क्या है, ओमेगा, और इंसिडेंट वो कर रही है फर्स्ट मीडियम की बाउंड्री पे और बाद में ट्रांसमिट भी हो रही है सेकंड मीडियम में। और बोथ मीडियम जो है वो कौन से हैं, दोनों मीडियम लीनियर हैं। इस वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल है फर्स्ट मीडियम में हमारे पास, उसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, एक्स ई नॉट आई इंसिडेंट के लिए, ई आयोटा के जी माइनस ओमेगा टी। अब के जी क्या है, यानी ये हमारे पास पॉजिटिव जी डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ, इसलिए ये एक्स आ गया, ये उसका एम्पलीट्यूड है। इसी तरह से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे, ये जी फैक्टर को हम एक्स वाले के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे जैसे ये दिया, और ये वाला फैक्टर बाकी सेम एज इट इज रहेगा। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो हम इस तरह से फाइंड करेंगे, वेलोसिटी के साथ डिवाइड करते हैं, यानी स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फर्स्ट मीडियम, उसके साथ हमने डिवाइड किया। अब हमारे पास z क्रॉस x, तो आपको पता होना चाहिए z क्रॉस x जो है ये पॉजिटिव y के बराबर है। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट मीडियम में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट करना चाह रही है उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर आ गई, y की तरफ, और बाकी ये सारा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फैक्टर वैसे ही, और नीचे v1 जो है वो डिवाइड हो रहा है। अब आप जरा देखें ये डायग्राम को समझें कि ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस तरफ जा रही है विद वेलोसिटी v1, इलेक्ट्रिक फील्ड उसका अपवर्ड है यानी एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव वाई की तरफ है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इस मीडियम की बाउंड्री के साथ जाकर टकराती है। जैसे ही टकराएंगी तो दो पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट करेगा और कुछ हिस्सा ट्रांसमिट कर जाएगा, यानी कुछ हिस्सा आगे चला जाएगा और कुछ हिस्सा वापस आ जाएगा। जब वापस आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में से एक कंपोनेंट ने फ्लिप करना है, यानी पॉजिटिव की तरफ था तो नेगेटिव की तरफ, जो नेगेटिव की तरफ था वो पॉजिटिव की तरफ। तो हमारे पास देखें, पहले हम लिख लेते हैं रिफ्लेक्शन की बात, कि रिफ्लेक्शन जो है वो किसके बराबर होगी। तो रिफ्लेक्शन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की रिफ्लेक्शन ये एक्स की तरफ, ई नॉट आर, ई की आयोटा माइनस के वन जी माइनस ओमेगा टी। अब यहाँ पर के वन जी फर्स्ट मीडियम में वापस आ गई है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है ना प्रोपेगेशन की, वो नेगेटिव की तरफ होगी, जो हमने यहाँ पर पहले बात की थी कि जब टकरा के वापस आएगी तो वो नेगेटिव जी में आएगी। तो नेगेटिव जी के लिए यहाँ पर हमारे पास माइनस के वन जी आ गया, माइनस ओमेगा टी एज इट इज। अब मैग्नेटिक फील्ड जब निकालनी है तो माइनस जी को मल्टीप्लाई करना है क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से इस एक्स के साथ, और डिवाइड करना है v1 के साथ। बाकी ये सारा कुछ वैसे ही लिख के मैग्नेटिक फील्ड निकल आएगी रिफ्लेक्शन की। तो ये मैग्नेटिक फील्ड रिफ्लेक्शन की आ गई, देखिए माइनस जी क्रॉस एक्स डिवाइडेड बाय v1, और ये ई आर वाला फैक्टर एज इट इज आ गया। अब इसको अगर हम रिफ्लेक्शन की फॉर्म में जनरलाइज करके लिखते हैं तो जी क्रॉस एक्स ये माइनस वाई आ जाएगा। तो ये हमारे पास
अब देखिए वही बात आ गई जो पहले बताई थी आपको कि जब रिफ्लेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में से एक कंपोनेंट फ्लिप करेगा, जो वाई की तरफ है वो नेगेटिव वाई की तरफ हो जाएगा, तो यहाँ पर ये नेगेटिव वाई की तरफ हो गया। These equation for electric field and magnetic field when electromagnetic radiation strike with the boundary of both medium, यानी दोनों मीडियम की जो बाउंड्री है जब उसके साथ टकरा के वापस आती है तो ये उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमने लिख ली। अब ट्रांसमिशन की बात करते हैं। तो जब ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो जो फैक्टर इंसिडेंट में था सेम वही रहता है, इसमें फ्लिपिंग नहीं होगी। तो टोटल इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपके पास जो इंसिडेंट वाली लिखी है वो सेम रहेगी। तो ये देखिए ई नॉट टी K2 Z, K2 इस वजह से है क्योंकि हम सेकंड मीडियम चले गए। अब ये Z पॉजिटिव की तरफ ही जा रही है, इस वजह से पॉजिटिव Z क्रॉस X डिवाइडेड बाय V2 इस वजह से क्योंकि सेकंड मीडियम है, और सेकंड मीडियम में जो स्पीड है वो आपको बता चुके हैं कि वो V2 है। तो यहाँ से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो 2 वाली आ जाएगी, यानी ट्रांसमिशन मैग्नेटिक फील्ड जो होगी हमारे पास, वो ट्रांसमिशन मैग्नेटिक फील्ड जो है Y ई नॉट टी ई की आयोटा K2Z माइनस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय V2, ये इसके इक्वल आ जाएगी। तो ये हमने इस तरह से रिफ्लेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड, रिफ्लेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड, ट्रांसमिशन की इलेक्ट्रिक फील्ड, ट्रांसमिशन की मैग्नेटिक फील्ड जो है इसको प्रॉपरली हमने लिख लिया। अब इसके बाद अब देखें हमारे पास जो है बाउंड्री कंडीशंस मौजूद होती हैं। अब बाउंड्री कंडीशन लगाने के से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास बाउंड्री कंडीशन जो है वो 2 तरह की होती है, एक होती है फॉर परपेंडिकुलर और एक होती है फॉर पैरेलल। जब ये हमारे पास बाउंड्री है जिसके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ने टकराना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट x की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट y की तरफ है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है वो z की तरफ है। ये मीडियम की जो बाउंड्री है इसके साथ परपेंडिकुलर जो है वो सिर्फ और सिर्फ z है। x और y ये दोनों ही इस मीडियम की बाउंड्री के साथ पैरेलल है, क्योंकि x एक्सिस भी इसके साथ पैरेलल है, y एक्सिस भी इस बाउंड्री के साथ पैरेलल है। इस वजह से जब हम कंडीशन अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर तो हम सिर्फ पैरेलल वाली करेंगे, परपेंडिकुलर वाली हमने कंडीशन यहां पे अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पे नहीं करनी। जब हमारे पास एक फैक्टर z है सिर्फ वो परपेंडिकुलर है, x और y दोनों ही बाउंड्री के पैरेलल हैं, तो x और y के लिए z कितना होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब है हमने जब पैरेलल की कंडीशन अप्लाई करनी है तो साथ में z की वैल्यू इज इक्वल टू 0 भी पुट करना है। तो ये कंसेप्ट आपने जहन में रखना है पहले। अब जरा देखें फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 पैरेलल, यानी फर्स्ट मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड और सेकंड मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड जो पैरेलल है वो टोटल जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड वो हमेशा बराबर होती है, क्योंकि x की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए हम इसको लिख सकते हैं E1x टोटल इज इक्वल टू E2x टोटल, ये हमेशा आपस में बराबर है, इसको हमने स्टार का नाम दे दिया। इन गिवन सिचुएशन इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस सो इट इज द पैरेलल टू द बाउंड्री अलोंग z एक्सिस इट्स परपेंडिकुलर सो z इज इक्वल टू 0, और क्योंकि इसके अलोंग सिर्फ परपेंडिकुलर z है तो जहां पर z हम क्या पुट कर देंगे 0। तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 1 मीडियम में किसके बराबर है, E1I प्लस E1R, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड टकरा के वापस भी तो आई है, इस वजह से रिफ्लेक्शन वाली भी है और इंसिडेंट वाली भी है, तो दोनों की वैल्यू को हमने यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर दोनों में z मौजूद है, दोनों में z 0 पुट कर दिया। जैसे ही z 0 पुट किया हमने, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई e की आयोटा माइनस ओमेगा टी। अब ये E1x आ गया हमारे पास, इसको हमने a का नाम दे दिया। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड मीडियम में, जो दूसरे मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड जो चली गई थी, अब वो किसके इक्वल है, जो ट्रांसमिशन हुई, तो वो चूंकि x एक्सिस के लॉन्ग रहती है तो वो इसके बराबर आ गई K2Z माइनस ओमेगा टी। यहाँ भी z की वैल्यू 0 पुट की, क्योंकि पैरेलल का केस डील कर रहे हैं तो z 0 पुट हो गया, तो हमारे पास ये आ गया। अब 1 और 2 ये दोनों वैल्यू आप ये स्टार के अंदर पुट कर दें, जैसे यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ ये इक्वेशन बन के आ जाएगी। अब इस इक्वेशन में देखें ये फैक्टर दोनों कैंसिल हो गए, x से x भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो रिजल्ट बचेगा, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर L कह देंगे, तो E0I प्लस E0R इज इक्वल टू E0T, ये रिजल्ट बन के आ जाएगा। अब ये हमने सारी कैलकुलेशन जो की है वो ये किसके लिए की है, ये सारी कैलकुलेशन हमारी सिर्फ थी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब इसी तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे फॉर मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए देखिए जो पैरेलल की कंडीशन है वो है B1Y पैरेलल
डिवाइडेड बाय म्यू वन, यानी फर्स्ट मीडियम की जो परमिएबिलिटी फैक्टर है उसके साथ डिवाइड करना है। और मैग्नेटिक फील्ड में जो दूसरे मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड है लॉन्ग वाई एक्सिस, उसकी भी जो परमेबिलिटी है उसके साथ डिवाइड करना। दोनों इक्वल हो गए। अब फर्स्ट मीडियम में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है B1 इंसिडेंट और B1 आर रिफ्लेक्टेड, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो इंसिडेंट वक्त थी और मैग्नेटिक फील्ड जो टकरा के वापस आते वक्त थी, दोनों का सम कर लिया। फर्स्ट मीडियम में चूंकि दोनों आती हैं, दोनों की वैल्यू पुट कर दी हमने। जब वैल्यू पुट की, जो कि एक फैक्टर वाई पॉजिटिव है, दूसरा फैक्टर वाई नेगेटिव में है, क्योंकि फ्लिप हो जाती है ना रिफ्लेक्शन के बाद, तो इस वजह से यहाँ पर हमारे पास आ गया फैक्टर माइनस का, और ये वाई हमने कॉमन ले लिया, इधर से ई की आयोटा के जी माइनस ओमेगा टी ये कॉमन ले लिया। अब आप देखें हमारे पास यहाँ पर भी क्योंकि पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड, इस वजह से हम क्या करेंगे, जी को यहाँ भी जीरो पुट कर देंगे। तो जब जी को जीरो पुट करेंगे हम, तो हमारे पास ये फैक्टर जो है ई की आयोटा माइनस ओमेगा टी ही बच जाएगा। वो हम नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। अब इसी तरह से जब ट्रांसमिशन हो जाएगी तो सेकंड मीडियम में जाएंगे, तो सेकंड मीडियम में इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास वाई ई नॉट टी ई की आयोटा के टू जी माइनस ओमेगा टी, ये B2 वाई है और ये हमने B1 वाई, यानी फर्स्ट मीडियम की टोटल इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड मीडियम के अंदर टोटल मैग्नेटिक फील्ड, दोनों को हमने क्या रख लेना है, अब इक्वल रख लेना है इस इक्वेशन के अंदर। तो जैसे ही हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास ये μ1 V1 और ये जो वाई प्राइम ई नॉट टी ई की आयोटा के जी माइनस ओमेगा टी, ये वाई वाई से कैंसिल हो गया, यहाँ जी की जीरो पुट की और आपस में ये भी सारा कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो इक्वेशन बच के आ गई वो आ गई जी ई नॉट आई माइनस ई नॉट आर डिवाइडेड बाय ये μ1 V1 इज इक्वल टू ई नॉट टी μ2 V2। ये फैक्टर इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हमारे पास आ गया μ1 V1 डिवाइडेड बाय μ2 V2 और ई नॉट टी, यानी ट्रांसमिशन फैक्टर। अब ये जो फैक्टर है ना μ1 V1 ओवर μ2 V2, इसको हमने किसके इक्वल रख लिया, बीटा के इक्वल रख लिया। सो हमारे पास जो इक्वेशन आ गई, यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो ई नॉट आई माइनस ई नॉट आर इज इक्वल टू बीटा ई नॉट टी, यानी ट्रांसमिशन। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन नंबर एल आ गई और एक इक्वेशन नंबर एम आ गई। अब एक आई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल से और एक आई फॉर मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल से, ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने सिंपली सॉल्व करना है और हमने रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन जो है उसको सॉल्व आउट करना है। तो अब देखें, हम सबसे पहले जो इक्वेशन एल और एम आई है उन दोनों को ऐड कर लेंगे। जब एल और एम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये देखें यहाँ पे पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये और ये वाला दोनों हो गए 2 और ये 1 प्लस बीटा हमारे पास आ गया, तो ये 1 प्लस बीटा ई नॉट टी कॉमन, ये इधर जाके डिवाइड हो गया। तो ये ट्रांसमिशन फैक्टर आ गया किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाउंड्री से टकराती है और सेकंड मीडियम में चली जाती है, तो उस वक्त जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो इसके बराबर है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिक फील्ड की। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर ये एन वाली जो वैल्यू आई है, ये इसको हम एम वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर दें, ये इस एम वाली इक्वेशन में हमने पुट कर दिया, फर्ज किया ये एम वाली इक्वेशन में इस एन को, तो होगा क्या, हमारे पास ये इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा जो कि ई आर फैक्टर होगा। तो ये देखिए जब ये वैल्यू यहाँ पुट होगी तो हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 1 प्लस बीटा माइनस 2 बीटा ओवर 1 प्लस बीटा ये कॉमन आ गया, तो ये आपस में कैंसिलेशन के बाद 1 माइनस बीटा ओवर 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू ई आर। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास पी इक्वेशन आ जाती है, ये बेसिकली वो है जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाउंड्री से टकराती है, टकरा के जब वापस आती है तो उस वक्त उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। अब दोनों फैक्टर को ज़रा देखें, इक्वेशन नंबर एन को ट्रांसमिशन को और इक्वेशन नंबर पी जो कि रिफ्लेक्शन को ज़ाहिर कर रही है, दोनों किस पे डिपेंड कर रही है, इंसिडेंट के ऊपर। और इंसिडेंट की वैल्यू हमें पहले से गिवन होती है, पता होती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाके टकरा रही है ना उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इंसिडेंट की सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद होती है। लेकिन टकरा के वापस कितनी आई, टकरा के आगे कितनी चली गई, उसका नहीं पता होता, तो वो इस फॉर्मूले से हम आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए सिंपली एक इन फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, दूसरा ये कांस्टेंट फैक्टर μ1 V1 ओवर μ2 V2 बीटा के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो यहाँ से ये आसानी से हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं ये आ जाती हैं। अब आप देखें, थोड़ा सा इसको जनरलाइज करते हैं कि हमारे पास रिफ्लेक्शन फैक्टर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लिए, अगर हम μ1
म्यू टू म्यू नॉट, इनको आपस में बराबर रखें। किसी डाइलेक्ट्रिक के लिए म्यू वन और म्यू टू जो है ये तकरीबन बराबर होते हैं म्यू नॉट के। तो हमारे पास बीटा जो है, बीटा हमने लिखा कि बीटा बराबर है म्यू वन वी वन ओवर म्यू टू वी टू। तो ये दोनों बराबर होकर ये कैंसिल हो गए, तो बीटा आ गया वी वन ओवर वी टू। और अब यहाँ पे हम देख चुके हैं कि हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और वेलोसिटी जो है मीडियम के अंदर वो एक दूसरे के इन्वर्स रिलेशन में होती है। इस वजह से अगर यहाँ v1 है तो इसके सामने n2 आ जाएगा, अगर v2 है तो इसके सामने n1 आ जाएगा। तो ये रिलेशन हमारे पास बीटा का आ जाएगा n2 ओवर n1। तो बीटा की ये वैल्यू याद रखनी है हमने, n2 ओवर n1। अगर ये बीटा की वैल्यू हम क्या करते हैं, ये ट्रांसमिशन वाले इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रिफ्लेक्शन वाली इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करें तो हमारे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट निकल के आ जाता है 2n1 ई नॉट आई से मतलब इंसिडेंट n1 प्लस n2। अगर वेलोसिटी की सेंस में लिखे तो यहाँ n1 है वहाँ v2 रखेंगे, यहाँ n2 है वहाँ v1 रखेंगे। तो ये हमारे पास ट्रांसमिशन फैक्टर इन द सेंस ऑफ वेलोसिटी, ये ट्रांसमिशन फैक्टर इन द सेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिमिलरली यही वैल्यू हम ये p वाली इक्वेशन में पुट करें, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास जो रिजल्ट आएगा n1 माइनस n2, यानी ये हमारे पास जो रिफ्रैक्शन फैक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड का इन द सेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा, और ये रिफ्रैक्टिव जो रिफ्लेक्शन फैक्टर है इन द सेंस ऑफ स्पीड वो आ जाएगा। तो ये इस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट इलेक्ट्रिक फील्ड का वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए हम चलते हैं नेक्स्ट कि अगर हमारे पास मीडियम एक ही हो, यानी जो हमारे पास दो मीडियम है उन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, यानी ये मीडियम 1 और ये मीडियम 2 इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। जब ये केस आ जाए हमारे पास तो रिफ्लेक्शन यहाँ पर देखें, हमारे पास ट्रांसमिशन जो है यहाँ पर n1 और n2 इन दोनों की जगह पे सेम वैल्यू आ जाएगी, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ट्रांसमिशन फैक्टर इंसिडेंट के बराबर आएगा, यानी सारी की सारी लाइट जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगी, कोई फैक्टर जो है रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं आएगा। लेकिन अगर रिफ्लेक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्शन के केस में n1 n2 बराबर हो जाएगा, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, जो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं होती। तो ये भी बात है कि जब ये दोनों बराबर होंगे तो रिफ्लेक्शन नहीं होगी, नो रिफ्लेक्शन अकर। लेकिन जब ये चीज़ बराबर हो जाएगी तो सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो ट्रांसमिट कर जाती है सेकंड मीडियम में, वो टकरा के वापस नहीं आती। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने कैलकुलेट करना है ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। तो ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट के लिए हमारे पास इंटेंसिटी का होना ज़रूरी है। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम पॉइंटिंग वेक्टर के अंदर डिराइव कर चुके हैं और वो बराबर है हाफ एप्सिलॉन वी एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब एप्सिलॉन 1 मीडियम के लिए 1 आएगा, सेकंड के लिए 2 आएगा, वेलोसिटी 1 के लिए 1, 2 के लिए 2। तो ये रिफ्लेक्शन मीडियम 1 की बात होती है, तो इसलिए हम एप्सिलॉन वी ई नॉट आर और इसी तरह से इंसिडेंट की ये वैल्यू यहाँ पे 1 1 लिखने की ज़रूरत इसी वजह से फील नहीं क्योंकि एक ही मीडियम में रहती है, तो 1 1 लिख लें तब भी कोई नहीं। अब ये इंसिडेंट की वैल्यू ये दोनों इस फार्मूले में पुट कर दें, क्योंकि रिफ्लेक्शन का जो फार्मूला है उसकी वैल्यू है इंसिडेंट रिफ्लेक्शन डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट। दोनों को जब डिवाइड किया तो ये फैक्टर सारे कांस्टेंट कैंसिल हो गए, ई नॉट आर स्क्वायर और ई नॉट आई स्क्वायर, ये फैक्टर जो है हमारे पास बच गया क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर आएगा। अब ये आ गई, अब इनकी वैल्यू पुट कर देनी है हमने। जब ये वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास ये फैक्टर निकल के आता है, और अगर बीटा की जगह हम वैल्यू पुट करें n2 ओवर n1 तो हमारे पास कुछ ये रिजल्ट आ जाएगा जिसे हम 1 का नाम देते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए बीटा की वैल्यू का जो भी हमने कैलकुलेट की। अब इसी तरह से हम ट्रांसमिशन की तरफ आते हैं, तो ट्रांसमिशन जो फैक्टर है हमारे पास वो बराबर है इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिशन लाइट डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। सेम उसी तरह से फार्मूले हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, इन फार्मूलों को यहाँ पे पुट करें तो यहाँ पर जो ये हमारे पास सेकंड मीडियम है और ये इंसिडेंट फर्स्ट मीडियम में है, तो यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है ये एज इट इज़ आ जाएंगे। अब ये एप्सिलॉन 2 v2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 1 v1 और ये इंसिडेंट ऐसे ही आ गई। अब हमारे पास जो ट्रांसमिशन है उसकी वैल्यू एप्सिलॉन ई नॉट ट्रांसमिशन की जो वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, यहाँ पर ये पीछे हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये वाली ये n इक्वेशन जो हमने कैलकुलेट, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। जब ये वैल्यू हम इस जगह पे पुट करेंगे
और इसका स्केयर लेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा, ई नाट आई से कैंसिल हो जाएगा और ये 4n1 स्केयर आ जाएगा और ये n1 प्लस n2 का स्केयर आ जाएगा। और ये एप्साइलन 2 v2 एप्साइलन 1 v1 ये हम ऐसे ही लिख लेते हैं, लेकिन v1 और v2 की जगह हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की सेंस पुट कर देते हैं। जहाँ v2 है वहाँ n1 आ जाएगा, जहाँ v1 है वहाँ n2 आ जाएगा और ये एज इट इज़ आ गया आपके पास। अब आप देखिए नेक्स्ट, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। किस तरह से? हमें पता है कि n जो है वो एप्साइलन r के बराबर होता है, तो अगर हमें सिर्फ एप्साइलन r निकालना हो तो एप्साइलन r किसके बराबर होगा? n स्केयर के। अब यहाँ पर एप्साइलन r जनरल लिखा है मैंने, अगर 1 की बात करेंगे तो n1 स्केयर आएगा, एप्साइलन 2 की बात करेंगे तो n2 का स्केयर आएगा। v1 n2 होता है, v2 n1 होता है। ये वैल्यू जब आप यहाँ पर इस फॉर्मूले में पुट करते हैं ना ये, तो आपके पास कुछ ये रिजल्ट आ जाता है, ये वाला 4n1 स्केयर n1 प्लस n2 होल स्केयर मल्टीप्लाई बाय n2 का स्केयर और ये n1 का स्केयर। अब ये वैल्यू जो है हमारे पास, ये आपने जहन में रखनी है कि एप्साइलन 1 और एप्साइलन 2 की जगह हमने पुट की है। ये एप्साइलन 1 और एप्साइलन 2 की जगह हमने n1 स्केयर और n2 स्केयर पुट कर दिया और ये n1 और n2। अब जो यहाँ पे कैंसलेशन हो रही है वो कैंसिल करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आ जाता है, ये ट्रांसमिशन फैक्टर आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है जी, r प्लस टी दोनों को ऐड कर देना है, यानी r को और t वाले फैक्टर को ऐड करना है। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास r प्लस टी कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। ये हमारे पास r की वैल्यू आ गई प्लस ये हमारे पास सारी की सारी t की वैल्यू आ गई। जब आप देखें इनका एलसीएम ले तो एलसीएम सेम आ गया। अब ये फैक्टर n1 माइनस n2 होल का स्केयर प्लस 4n1 n2, ये फार्मूला मैट्रिक लेवल का है कि ये हमारे पास जब इस तरह का a माइनस बी होल स्केयर प्लस 4ab, तो ये सारे का सारा इक्वल होता है a प्लस बी होल का स्केयर। तो ये सारे की जगह हमने क्या लिख दिया, a प्लस बी होल स्केयर यानी n1 प्लस n2 होल का स्केयर। दोनों कैंसिल आउट हो गए तो r प्लस टी इज इक्वल टू 1 आ गया। इसका मतलब ये है कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही है, बाउंड्री से टकराती है, कुछ हिस्सा उसका वापस आता है और कुछ हिस्सा उसका ट्रांसमिट हो जाता है। अगर हम ट्रांसमिशन फैक्टर रिफ्लेक्शन फैक्टर दोनों को निकालें, ऐड करें तो आंसर 1 देता है। मतलब टोटल एनर्जी जो है वो हमेशा कंजर्व रहती है, वो लॉस नहीं होती। तो ये इस तरह से हमारे पास रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन एट नॉर्मल इंसिडेंस जो है वो हमारा टॉपिक जो है ये कंप्लीट हो गया। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा आर्टिकल था, लेकिन इसमें आपको चंद एक बातें जो शुरू में मैंने बताई हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपने अच्छे से तैयार रखनी है, तभी आपका ये टॉपिक जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो सकता है। कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो लाजमी पूछ सकते हैं।